गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पदार्थ के अणुगत सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, टोटल टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, हमारी डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। जो फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट हमारी, वह सुबह के 10 बजे होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका सुबह के 10 बजे होती है। और जो मैथ की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका शाम को 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है या यदि आप डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7620175376 से जुड़ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी टाइप का किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज की यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए डियर स्टूडेंट और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जब आपका जल जमता है ना तो उसके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कि कम हो जाती है कि गतिज ऊर्जा के अनुसार में बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है बढ़ जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो बोला है, किसी गैस की प्रति लीटर जो गतिज ऊर्जा है वो आपका 300 जूल दे रखा है। तो गैस का दाब क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रति लीटर गतिज ऊर्जा आपको दे रखा है 300 जूल, यानी ई की जो वैल्यू दे रखा है 300 जूल प्रति लीटर। तो सबसे पहले हम लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 300 गुणे 10⁻³ जूल पर मीटर। ये आपके ई की वैल्यू हो गई, गतिज ऊर्जा की वैल्यू हो गई।
अब आपको पता है कि दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। P बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट 2/3 इंटू का E होता है। तो यहाँ पर आप 2/3 रख दो। E की वैल्यू आपका कितना है 300 गुणे 10 पे पावर आपका है 3। तो यहाँ से अब 3 से काटिएगा 300 को तो 100 बार में कटेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पावर यहाँ से आ जाएगा और 3 पावर यहाँ से, तो 2 3 10 पे पावर आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से जो दाब की वैल्यू होगी 2 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ से देखो 2 पावर आएगा 10 पे पावर 2 यहाँ से और 10 पे पावर 3 यहाँ से, तो जुड़ेगा आपका 10 पे पावर 5 हो जाएगा और 2 आपका ऑलरेडी पहले से है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ आप समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोला है कि द्रव में अणुओं की स्थिति होती है, अनिश्चित होती है कि निश्चित होती है, कि निश्चित और अनिश्चित दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको पदार्थ का डिफिनीशन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो अणुओं की गति होती है अनिश्चित होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि एक लंबे समय अंतराल में ली गए किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ये आपको बता रहा है। एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस की एक अणु की औसत गतिज जो ऊर्जा होती है वो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप मैक्सिमम 1 सेकेंड के अंदर ऑप्शंस को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 6 को भी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी से पूछा है। बोला है किन अवस्थाओं में जो आपकी वास्तविक गैस PV बराबर RT है समीकरण का लगभग पालन करती है। तो आपको पता है कि निम्न दाब और उच्च ताप पर आपकी जो वास्तविक गैस है PV बराबर RT समीकरण को फॉलो करती है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से बस समझते जाओ। देखो क्या बोला है, ऑक्सीजन गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो आपका 227 डिग्री सेल्सियस पर आपका 8.4 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21 दे रखा है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर जो आपका T1 की वैल्यू दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। तो 227 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 500 केल्विन। ये आपका T1 की वैल्यू हो गई 500 केल्विन। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गतिज ऊर्जा यानी E1 की वैल्यू कितना दे रखा है, E1 की वैल्यू आपको दे रखा है 8.4 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपको T2 की वैल्यू कितना दे रखा है, T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 यहाँ भी ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 300 केल्विन। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर गति ऊर्जा की वैल्यू बताना है, यानी आपको डियर स्टूडेंट E2 की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। आपको पता है कि E2 बट्टे का E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T2 बट्टे का T1, या ऐसे भी लिख सकते हो E1 बट्टे का E2 बराबर आप लिख सकते हो T1 बट्टे का T2 के रूप में। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर E1 की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, E1 की वैल्यू जो है वो आपका कितना है, तो E1 की वैल्यू आपका है डियर स्टूडेंट 8.4 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21। E2 की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा T1 की वैल्यू कितना है, तो T1 की वैल्यू कितना है, T1 की वैल्यू आपका है 500 केल्विन और T2 की वैल्यू आपका कितना है 300 केल्विन। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो 00 से आपका 00 कैंसिल होगा। यहाँ से हम E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से आप E2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, E2 बराबर आपको क्या मिलेगा, E2 बराबर आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 8.4 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसी में। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका आ जाएगा 5। अब 5 से काटो तो 5 एकम 5 3 4, 5 एकम 5 3 4, 5 छक 25 यानी कि 1.6 आएगा। ठीक है, 1.6 आएगा। उसके बाद से 4 जीरो बचेगा, 5 एकम 5 5 छक 25 5 40 यानी 1.68 आएगा। तो यहाँ से गुणा करा लो तो 3 × 24 को 4, 3 छक 18 2 20 को 0 और 3 एकम 3 4, 3 एकम 3 2 5 यानी कि 5.04 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21 हो जाएगा। तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो आपका 5.04 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21 जूल होगा। तो इस तरीके से 27 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका ऊर्जा होगी 5.04 गुणे 10 पे पावर माइनस का 21 जूल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको फार्मूले में सारी वैल्यू रख करके अच्छे से कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 8 को भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को कवर भी करने वाले हैं। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बोल रखा है कि एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है। रॉकेट द्वारा बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। चंद्रमा के तल पर जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलेगा तब जल जम जाएगा, जल उबलने लगेगा। तो चंद्रमा के तल पर जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलेगा ना, जल आपका उबलने लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 9 को भी। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ समझना, सिंपल है। देखो बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आपकी आधी हो जाती है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको जो T1 की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, T1 की जो वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 केल्विन। ये आपका T1 की वैल्यू है। मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो आपका E1 है, जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं। मैंने क्या बोला डियर स्टूडेंट, 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी गैस की गतिज ऊर्जा है E1 है,
तो E1 को मैंने E मान लिया है, ठीक है। बोला है कि किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि T2 ताप पर हमारी गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी आधी हो जाएगी। तो पहले हमारी जो गतिज ऊर्जा थी वो आपका E था, तब आधी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E/2। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने क्या बोला डियर स्टूडेंट कि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो मैंने माना है E1 की वैल्यू E है। तो मैंने मान लिया है कि T2 ताप पर हमारी जो गतिज ऊर्जा है पहले से आधी हो जाएगी, जिसको मैंने E2 मान लिया है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो T1 बट्टे T2 बराबर क्या होता है, E1 बट्टे का आपका E2 होता है। तो यहां से डियर स्टूडेंट T1 की वैल्यू आपका है 300 बटे T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, पता नहीं है। इसके अलावा E1 की वैल्यू आपका कितना है, E1 की वैल्यू आपका है E, और E2 की वैल्यू आपका कितना है, E बट्टे का 2। E से E कैंसिल कर दो, तो यहां से डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, 300 बट्टे का T2 बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 2 आपका ऊपर जाएगा तो बराबर आपका 2 हो जाएगा। 2 से काट दो तो 2 150 बार में कटेगा, यानी T2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको 150 केल्विन मिल जाएगा। T2 की जो वैल्यू आएगी वो आपका 150 केल्विन मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहां पर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, समझ लो कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी गतिज ऊर्जा है मैं 1 यदि मान लेता हूं, तो T2 ताप पर जो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2। आप कुछ भी मान करके सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान यही रखना है कि जो आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो 1 होनी चाहिए, और जो आपकी दूसरी गतिज ऊर्जा है यानी जो T2 के साथ जो गतिज ऊर्जा है वो आपका आधा होना चाहिए। तो यदि 1 मानोगे E1 की वैल्यू तो E2 की वैल्यू 1/2 आएगी। यदि E1 की वैल्यू E मानोगे तो E2 की वैल्यू E/2 आएगी। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। बोला है अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघटन होता है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना कि अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच जो आपका संघटन होता है ना वो आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। रेयर केस में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे पूछता नहीं है, मैक्सिमम केस में ध्यान में रखिएगा न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है थ्योरी आ जाए, नहीं तो न्यूमेरिकल ही पूछेगा। देखो बोला है एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के लिए विशिष्ट गैस नियतांक k का मान होता है। तो एक ही गैस के लिए भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के लिए डियर स्टूडेंट जो आपका विशिष्ट गैस नियतांक k का मान होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 12 को भी। बोला है कि गैस की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन था कथन आपका असत्य है, ये आपको छांटना है। इन चारों ऑप्शन में आपको छांटना है कि गैस की गतिज ऊर्जा के लिए आपका कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान में रखिएगा गैस के अणु लगातार अप्रत्यास्थ रूप से नहीं टकराते हैं, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये कथन पूरी तरह से असत्य है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस चैप्टर से मैक्सिमम केस में डियर स्टूडेंट आपसे न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल पर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया जो आपका दाब है, ये आपका दाब है
760 मिमी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब क्या होगा, ए आपको बताना है। तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो, तो 0 प्लस का 273 करोगे तो आपको मिल जाएगा 273 केल्विन। ये आपका T1 की वैल्यू हो गई। मापा गया दाब जो है 760 मिमी है, यानी P1 की जो वैल्यू है वो आपका है 760 मिमी। ठीक है, इसके अलावा T2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड कर दो तो 373 हो जाएगा। आपको बताना है दाब की वैल्यू, यानी आपको P2 की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। तो यह किस नियम पर यह क्वेश्चन लगेगा, तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि स्थिर आयतन पर जो आपका ताप होता है ना, वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर आयतन पर जो आपका ताप होता है ना, वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आएगा T1 बट्टे T2 बराबर आपका हो जाएगा P1 बट्टे का P2। यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट T1 की वैल्यू कितना है 273, T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू आपका है 373 बराबर P2 की वैल्यू कितना है, तो P2 की वैल्यू तो आपको निकालना है, लेकिन P1 की वैल्यू आपको दे रखा है 760, तो 760 रख दो बटे का P2, इसी को कैलकुलेट कर लो। अब देखो डियर स्टूडेंट 273 से हम 373 को काटते हैं तो 273 एकम 273 होगा, बचेगा आपका 100 जीरो यानी 1000 मान लो। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका 4 बार में तो जाएगा नहीं, 273 से 1000 को काटोगे तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, यानी मान के चलो आपका 27 तिया 81, यानी कि 3 बार में पूरा नहीं, यानी कुछ हद तक कट जाएगा। तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P2 की जो वैल्यू आएगी 1.3 गुणे 760, इसी को कैलकुलेट कर लो तो लगभग में आ जाएगा। तो देखो 1 से 1 जीरो को हम खत्म कर देते हैं, तो 13 का गुणा आप 76 में कर लो, तो 13 छक 78 को 8 और 13 सत्ते 91, 91 सात कितना होता है 98, यानी कि 988 मिमी आएगा, 988 मिमी दाब आएगा। तो देखो 988 के आसपास में कोई दिया है, कोई भी नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझो, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। बोला है एक आदर्श गैस का जो दाब है वो हमारा P है, तथा उसके एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है वो हमारा E है, तो दोनों में संबंध क्या होता है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताया है कि P बराबर आपका होता है 2/3E, ये आपका दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से और आराम से समझो, देखो थ्योरी से पूछा है और डायरेक्ट पूछा है, ध्यान से समझना। देखो बोला है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर है, ऑक्सीजन के अणु की जो गतिज ऊर्जा है हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा की कितनी गुनी होगी ये आपको बताना है, कितनी गुनी होगी ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट यदि हम ताप को समान रखते हैं ना, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि दो गैसें के ताप को आप समान रखते हो तो उनके जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है ना वो आपका बराबर होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ध्यान से और आराम से समझो इस क्वेश्चन को भी। देखो क्या बोला है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब,
तो सबसे पहले आप ये हमें बता दो कि किस नियम में आपका गैस का आयतन स्थिर रहता है। किस नियम में, किसके नियम में गैस का आयतन स्थिर रहता है? तो मैंने आपको बताया था दाब का नियम। दाब का नियम क्या कहता है? दाब के नियम में डियर स्टूडेंट, स्थिर आयतन पर, दाब के नियम में स्थिर आयतन पर जो आपका गैस का दाब होता है ना, वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दाब के नियम में स्थिर आयतन पर, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाब के नियम में स्थिर रहता है आयतन की दाब की ताप या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, दाब के नियम में आपका आयतन स्थिर रहता है और जो आपका दाब होता है ना, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आपका दाब होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका दाब भी बढ़ेगा, तो ताप के बढ़ने पर आपका दाब भी बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। यह क्वेश्चन देखो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से पूछा है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहता क्या है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट, यदि आप किसी भी पात्र में दो या दो से अधिक गैसों को इस प्रकार से ले लो कि वो आपस में अभिक्रिया ना करे, तो उनका जो कुल दाब होता है सभी दाबों के योग के बराबर होता है। ये आपका डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहता है कि यदि आप किसी भी पात्र में दो या दो से अधिक गैसों को इस प्रकार से ले कि वो आपस में अभिक्रिया ना करे, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका कुल दाब होता है ना, सभी दाबों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि दो समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा आर्गन 2.5 और 1 वायुमंडलीय दाब पर भरी है। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए तो मिश्रण का दाब होगा। तो मिश्रण का दाब P बराबर क्या होता है? P1 प्लस का P2। तो P1 की वैल्यू कितना है? 2.5। अब P2 की वैल्यू 1 है, जोड़ दोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थ्योरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है कि 620 मिमी दाब तथा 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का जो आयतन है 176 सेंटीमीटर क्यूब है। 76 मिमी दाब तथा 173 केल्विन ताप पर गैस का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको अच्छी तरीके से तुम नोट कर लो। तो यहाँ पर जो आपका P1 की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 620 मिमी। कितना दे रखा है? P1 की वैल्यू दे रखा है 620 मिमी और T1 की जो वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम किस में बदलते हैं? केल्विन में बदलते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 ऐड करो। तो 273 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 3 7 4 11 को 1 3, यानी कि 313 केल्विन मिल जाएगा। ये T1 की वैल्यू हो गई। गैस का आयतन आपका कितना है? 176 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 की जो वैल्यू है 176 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अलावा 76 मिमी दाब पर, यानी P2 की जो वैल्यू दे रखा है 76 मिमी दे रखा है। P2 की जो वैल्यू दे रखा है 76 मिमी दे रखा है। और ताप यानी T2 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है? T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 173 केल्विन। यहाँ तक आपको क्लियर है। ताप पर गैस का आयतन होगा, यानी V2 की वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ रखा है?
मैंने आपको एक नियम बताया था आदर्श गैस समीकरण का कि P1 V1 बटे का T1 बराबर आपका क्या होता है, P2 V2 बटे का T2। इसी वैल्यू में, इसी समीकरण में आप सारी वैल्यू रख दो। तो P1 की वैल्यू कितना है, तो P1 की वैल्यू कितना है, तो P1 की वैल्यू आपका है 620 और V1 की वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू आपका है 176 बटे T1 की वैल्यू कितना है, T1 की वैल्यू आपका है 313 बराबर P2 की वैल्यू कितना है 76, तो 76 रख दो। और T2 V2 की वैल्यू कितनी है, तो V2 की वैल्यू आपको निकालना है तो V2 ही रखो बटे T2 की वैल्यू कितना है, तो T2 की वैल्यू आपका है 173। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसी को आप जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं कैंसिल कर लो। अब डियर स्टूडेंट हम करते क्या हैं, देखो 76 से काटोगे 173 को तो 76 दूना आपका होता है कितना, 76 दूना आपका होता है 152, 152 यानी कि आपका 21 बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि हम 210 कह सकते हैं। तो 76 यानी 3 बार में तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, यानी कि 2 बार में जाएगा, यानी 2.2 आ जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम करते क्या है, यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, V2 की वैल्यू आपका आएगा 620 गुणे 176 गुणे 2.2 और नीचे में आपका आ जाएगा 313। यहाँ तक आपको क्लियर है। 313 से 620 को भी पूरा पूरा नहीं काट सकते, तो करेंगे क्या, इसको 313 से हम काटते हैं 620 को, तो 313 कम 313 होगा। अब बचेगा कितना, बचेगा आपका डियर स्टूडेंट 307। अब 307 है आपका, मान लो ये आपका 307 है, एक जीरो बढ़ा दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 10 बार में तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 9 बार में कटेगा, यानी 1.9 आएगा। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेना ना, तो जो आपका V2 को वैल्यू आएगी वही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि दशमलव में आपका आंसर आना है। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है, आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वो, तो ध्यान में रखिएगा, उष्मा के रूप में प्रकट होती है। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आणविक गति की जो ऊर्जा होती है उष्मा के रूप में प्रकट होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से और आराम से समझना, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना कि न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर से पूछेगा, तो दिमाग में सेट कर लो कि न्यूमेरिकल पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। देखो बोला है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन है 20% कम करने से उसका दाब जो है कितना परसेंट कम हो बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि यदि ताप को हम स्थिर रखते हैं, तो यदि हम आयतन को 20% कम करते हैं तो दाब को कितना बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ताप स्थिर किसके नियम में होता है। तो जो आपका ताप स्थिर होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका बायल के नियम में होता है। जो ताप स्थिर होता है बायल के नियम में होता है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है ना, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि हम आयतन को कम करेंगे, यदि हम आयतन को कम करेंगे तो हमारा दाब बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आयतन को कम करोगे तो दाब हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इसी बिहाफ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको दो गैसों के लिए फार्मूला निकल कर आता है, P1 V1 बराबर आपका होता है P2 V2। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि गैस का जो प्रारंभिक दाब है हमारा P1 है और जो आयतन है हमारा V1 है,
और गैस का जो अंतिम दाब है उसको मैं मान लेता हूँ P2 है। गैस का जो अंतिम दाब है उसको मैं मान लेता हूँ P2 है, और जो गैस का अंतिम आयतन है वो आपका V2 है। लेकिन क्वेश्चन में यह बोल रखा है कि गैस के आयतन को हम 20% कम कर देते हैं। तो पहले आयतन हमारा बाबू था V1, इसमें 20% की कमी कर दो। इसमें आप क्या करो, 20% की कमी कर दो तो 20/100 इंटू का V1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने माना है कि प्रारंभिक दाब P1 है और प्रारंभिक आयतन V1 है, और अंतिम दाब जो है वो हमारा P2 है, और अंतिम जो आयतन है वो हमारा V2 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आयतन को हम 20% कम कर देते हैं। तो प्रारंभिक आयतन हमारा V था, इसमें मैंने 20% कम कर दिया तो 20, 25, 100। तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 V1 में से V1 घटाओगे तो 4 V1/5 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट P1 की वैल्यू आपको P1 ही लेना है, V1 की वैल्यू मैंने V1 ही माना है, और P2 की वैल्यू आपको निकालना है। V2 की वैल्यू आपका कितना है, 4 V1/5। तो 4 V1/5, यहाँ से V1 से आप V1 को काट दो, ठीक है। तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, P2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 5P1/4 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आयतन में जब कमी कर रहे हैं, तो जब बाबू आयतन को घटाओगे ना तो दाब में वृद्धि होगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो पहले दाब हमारा P1 था, अब दाब जो है बढ़कर के 5P1/4 हो गया। तो हम देख लेते हैं दाब में वृद्धि कितनी हो गई, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं हम दाब में। तो प्रतिशत वृद्धि दाब में क्या होगा, P2 माइनस का P1। तो P2 की वैल्यू आपका कितना है, 5P1/4। अब P1 की वैल्यू आप P1 ही रख दो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो एलसीएम आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम आपका मिल जाएगा 4। तो 5P1 में से 4P1 घटाओगे तो मिलेगा P1/4, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि मिल गई P1/4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो तो 4 से 25 बार में कटेगा। यानी कि जो हमारा दाब में वृद्धि होगी कितना होगा, 25% का। दाब में जो वृद्धि होगी वो कितना होगा, 25% का वृद्धि होगा। प्रतिशत दाब में जो वृद्धि होगा 25% होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और हमें देखने को मिलेगा इस क्लास में, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने माना है डियर स्टूडेंट की प्रारंभिक दाब हमारा P1 है और प्रारंभिक आयतन V1 है, और अंतिम दाब हमारा P2 है, और अंतिम आयतन को मैंने माना है V2 है। लेकिन आयतन में 20% की कमी कर रहा था तो मैंने कमी कर दिया तो V2 की वैल्यू आ गई। अब P1 V1 बराबर P2 V2 में मैंने वैल्यू रखा तो यहाँ से हमको P2 की वैल्यू मिल गई। अब P2 की वैल्यू हमारा 5P1/4 मिल गया। यहाँ से हम दाब में प्रतिशत वृद्धि निकाले तो हमारा 25% आ गया। ठीक है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शिद्दत के साथ सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझो। देखो बोला है एक 5 लीटर क्षमता के बर्तन में एक वायुमंडलीय दाब तथा 52 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस भरी है। यदि गैस का अणुभार आपका 22 है तो बर्तन में गैस की मात्रा मोल में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 लीटर। इसके अलावा P की जो वैल्यू है आपका एक वायुमंडलीय दाब दे रखा है, और जो T की वैल्यू दे रखा है 52 डिग्री सेल्सियस। 52 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 273 ऐड करेंगे। तो जब आप 273 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 327 केल्विन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है।
तो बर्तन में गैस की मात्रा मोल में क्या होगी ये आपको बताना है। आपने पढ़ रखा है आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर आपका क्या होता है nRT, जहां P गैस का दाब होता है, V गैस का आयतन होता है, N मोलों की संख्या होती है, R जो होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है और T जो होता है वो ताप होता है। R की वैल्यू यहाँ पर रख लेना 0.0821, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखो तो P की वैल्यू 8, V की वैल्यू 5 बराबर N की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू 0.0821 है और T की वैल्यू आपका कितना है 327। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन एक बात तो है, कैलकुलेशन काफ़ी आपका टफ दिया है, यदि कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे ना तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.187 आएगा, 0.187 आएगा। देखो मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम बढ़ेगा ही और टाइम आपका बहुत कीमती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान से समझिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपका यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो शिद्दत के साथ 8 से 10 क्वेश्चन और समझ लेना, जिससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आया है। टॉप रैंकर अगर लाना है ना तो आपको शिद्दत के साथ प्रत्येक क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ना होगा। तो देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि दो एक समान बर्तनों में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस के क्रमशः 4 तथा 3.5 वायुमंडलीय दाब पर भरी है। यह दोनों गैसों को मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण का दाब वायुमंडल में कितना होगा ये आपको बताना है। तो जब ध्यान से देखोगे ना तो एक नियम तुमको याद आएगा, वो आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, क्योंकि यहाँ पर बोला है दोनों गैसों को मिश्रित कर दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम एक आता है कि यदि आप किसी भी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसों को इस प्रकार से लेते हो कि आपस में अभिक्रिया ना करें तो उनका जो कुल दाब होता है ना वो आपका सभी दाबों के योग के बराबर होता है। तो P1 की वैल्यू तुम्हारा कितना है 4, अब P2 की वैल्यू आपका है 3.5, तो प्लस का कर दो 3.5 तो मिल जाएगा आपको 7.5, यानी जो कुल दाब होगा 7.5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखने में आपको लग रहा होगा कि काफी लेंदी है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो क्या बोला है, एक बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है वो आपका 1×10⁻³ मीटर क्यूब है। इसमें वायुमंडलीय दाब पर गैस भरी है। यदि दोनों गैसों को 4 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करें तो 4 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करें तो गैस का आयतन हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जो वैल्यू दे रखा है अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो V1 की वैल्यू दे रखा है ना वो आपको दे रखा है 1×10⁻³ मीटर क्यूब दे रखा है। इसमें वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि जो P1 की वैल्यू है वो आपका 1 वायुमंडलीय दाब है। P1 की वैल्यू आपका 1 वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर देखो 1 लिखो या 1×10⁵ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका वायुमंडलीय दाब के ही रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम P1 की वैल्यू 1 ही रखते हैं, क्योंकि दोनों 10⁵ से 10⁵ कटी जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो बोला है कि 4 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करने पर गैस का आयतन कितना होगा, यानी P2 की वैल्यू आपको दे रखा है 4, V2 की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, फार्मूला पता है आपको डियर स्टूडेंट की P1 V1 बराबर आपका क्या होता है P2 V2। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V1 बट्टे का
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ पर P1 बट्टे P2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो V1 बट्टे V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, V1 बट्टे V2 बराबर आपका हो जाएगा P2 बट्टे का P1, V1 बट्टे V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा P2 बट्टे का P1। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डियर स्टूडेंट V1 की वैल्यू आपका कितना है 1 गुणे 10 पावर माइनस का 3, और V2 की वैल्यू आपको निकालना है। इसके अलावा P2 की वैल्यू आपका है 4 और P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू आपका है 1। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो, तो V2 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, V2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 गुणे 10 पावर माइनस का 3 बट्टे का 4। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 से 1 को काटोगे तो क्या मिलेगा, 4 से 1 को काटोगे तो मिलेगा आपको 0.25 गुणे 10 पावर माइनस का 3, 10 पावर कितना मिल जाएगा माइनस का 3। मैं इधर लिख देता हूँ, आ जाओ ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट जब आप V2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1 गुणे 10 पावर माइनस का 3 बट्टे का 4। अब 4 से 1 को काटोगे तो क्या मिलेगा 0.25 गुणे 10 पावर माइनस का 3। और क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 पावर माइनस का 4 के रूप में। तो इस तरीके से जो आपका गैस का आयतन होगा 2.5 गुणे 10 पावर माइनस का 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि फार्मूला अच्छी तरीके से पता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 24। देखो ए भी न्यूमेरिकल है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आना है, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल 100% आएगा, इस बात को नोट कर लो। तो देखो क्या बोला है कि किसी गैस के ताप को हम क्या करते हैं 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जाओं में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखा है 77 डिग्री सेल्सियस। तो 77 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। तो 7 3 10 को 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 को 5 हो जाएगा और 2 1 3, यानी कि 350 केल्विन आपका T1 की वैल्यू मिल जाएगा। T2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। तो 227 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दोगे तो ये भी केल्विन में बदल जाएगा। तो 227 में 273 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 500 केल्विन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध जो होता है वो आपका क्या होता है, E1 बट्टे का E2 बराबर आपका होता है T1 बट्टे का T2। तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो आपका है 350 केल्विन, T2 की जो वैल्यू है वो आपका है 500 केल्विन। 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दहियाम 50, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 7:10। तो इस तरीके से जो आपका गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा 7:10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। बस आप 8 से 10 मिनट और रुक जाओ डियर स्टूडेंट, आपका इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको 8 से 10 मिनट और देना है। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। बोला है ये आपका यदि है, ठीक है, यदि गुब्बारे का आयतन आपका 35 डिग्री सेल्सियस पर 3.08 लीटर है, यदि गुब्बारे को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दाब स्थिर मानिए।
तो सबसे पहले आप ये बताओ कि किसके नियम में आपका दाब स्थिर रहता है, किसके नियम में आपका दाब स्थिर रहता है। तो आपको पता है कि चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है। यानी चार्ल्स का नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो गैसों के लिए मैंने आपको बताया था कि V1 बट्टे का V2 बराबर आपका क्या आता है, T1 बट्टे का T2। ये आपका चार्ल्स का नियम कहता है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर आपको T1 की जो वैल्यू दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू आपको दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 ऐड कर दो। तो 273 ऐड करोगे तो 5 3 8 7 3 10 को 0, यानी कि 308 केल्विन आपको मिल जाएगा T1 की वैल्यू। ठीक है। और V1 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, V1 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 3.08। उसके बाद से T2 की वैल्यू भी इन्होंने दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 273 प्लस 5 करोगे तो 278 केल्विन आपका T2 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको V2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो सारी वैल्यू रख दो। तो V1 की वैल्यू आपका कितना है 3.08 बटे V2 की वैल्यू आपको निकालना है बराबर T1 की वैल्यू कितना है 308 और बटे T2 की वैल्यू कितना है 278। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है। अब देखो 3.08 से 308 को काटोगे तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 100 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 100 बार में पूरा पूरा आपका कट जाएगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा 100 V2 बराबर आपको मिल जाएगा 278। तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकालोगे क्या मिल जाएगा 278 बट्टे का 100। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.78, 2.78। यानी कि जो आपका आयतन हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस पर 2.78 लीटर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान से और आराम से, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने आपको बताया है कि बायल के नियम के अनुसार जब हम ताप को, बायल के नियम के अनुसार जब हम आयतन को बढ़ाते हैं तो दाब घटता है, और जब हम आयतन को घटाते हैं ना तो दाब बढ़ता है। तो उसी बिहाफ पर जो मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया है कि दाब में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब हम आयतन को 20% कम करेंगे, तो उसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम आयतन को 25% बढ़ा देते हैं। तो जब आप आयतन को बढ़ाओगे तो जो आपका दाब होगा ना वो आपका कम हो जाएगा। जब आप आयतन को बढ़ाओगे ना तो दाब कम होगा, क्योंकि बोला है स्थिर ताप पर। तो बायल के नियम में आपने पढ़ रखा है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है ना वो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि आप आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और यदि आप आयतन घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आयतन बढ़ाया जा रहा है, तो जब आयतन को आप बढ़ाइएगा ना तो दाब आपका घटेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान से और आराम से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका 1.875 वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, बोला है एक वायुमंडलीय दाब तथा 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का जो द्रव्यमान है वो आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब स्थान गिरता है 77 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1.875 वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। गैस का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है ना उसको नोट करो।
तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब यानी P1 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 1। इसके अलावा जो T1 की वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो 7 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, सॉरी 273 ऐड करोगे तो 280 केल्विन मिल जाएगा। और V1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, V1 की वैल्यू आपको दे रखा है 400 सेंटीमीटर क्यूब। V1 की वैल्यू आपको दे रखा है 400 सेंटीमीटर क्यूब। बोला है 77 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी T2 की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 77 डिग्री सेल्सियस। T2 की वैल्यू आपका कितना है 77 डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी आप 273 ऐड करो तो 7 3 10 को 0, 7 7 14 15 को 5 और 3 यानी कि 350 केल्विन आपको मिल जाएगा T2 की वैल्यू। तथा इतना वायुमंडलीय दाब यानी P2 की वैल्यू जो दे रखा है 1.875। तो आपको गैस का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है, यानी V2 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि P1 V1 बटे का T1 बराबर क्या होता है P2 V2 बटे का आपका होता है T2। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू आपका है 1, V1 की वैल्यू कितना है 400 तो मैंने 400 रख दिया, बट्टे T1 की वैल्यू कितना है, तो T1 की वैल्यू आपका है 280 तो 280 रख दिया, बराबर P2 की वैल्यू कितना है, तो P2 की वैल्यू आपका है 1.875 गुणे V2 की वैल्यू आपको निकालना है बटे T2 की वैल्यू आपका कितना है, तो T2 की वैल्यू आपका है 350 केल्विन। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू आप काट सकते हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम 0 से इस 0 को काट देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35 होता है और 0 उतर जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे 40 को तो 10 बार में कटेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, यानी आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 गुणे 10 बराबर आपको मिल जाएगा 1.875 इंटू का V2 मिलेगा। अब देखो 50 गुणे 10 करोगे तो 500 मिलेगा और इसको आप नीचे लेकर आओ, यानी 1.875 से इसमें डिवाइड करोगे तो V2 की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से यदि आप V2 की वैल्यू निकालोगे, V2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, निकालोगे तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू आपका 266 आ जाएगा, 266 सेंटीमीटर क्यूब, 266 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेशन करोगे तो उतना ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 28। देखो डायरेक्ट पूछा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो सबको पता है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आपका केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 29। तो ध्यान से समझिएगा कि बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है। बार बार मैं बताया हूं कि बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है। बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है। बायल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है ना, वो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि Vp बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के रूप में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम और गैस समीकरण और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। और अभी तक यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसी पर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो बोला है कि खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं,
जो एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का जो ताप है बढ़ेगा कि घटेगा कि नियत रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन है नियत रहेगा, क्योंकि रखे हुए है जो कि एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान है। इसी वजह से गैस के अणुओं का जो ताप होगा ना वो आपका नियत रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान से और आराम से समझना, ये भी आपका है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, तो इसको आप बताओगे। देखो बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है उच्च ताप पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है निम्न ताप पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है उसी ताप पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्रांतिक ताप पर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब पर यदि आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो जो आपका दाब कम कर दिया जाए तो पानी जो है ना निम्न ताप पर उबलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आ जाओ लास्ट ही चल रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। ध्यान से समझो, डायरेक्ट पूछा है कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी होती है। तो आपको पता है कि ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को भी आप ही सॉल्व करोगे। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। एक जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था कि हम आयतन को जो है 25% क्या करते हैं, आयतन को जो है हम क्या करते हैं 25% कम कर देते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम नोट कर देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन आपका कैसे है, तो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। देखो बोला है वायु भरे गोले का जो अर्धव्यास है दोगुना किया जाता है। वायु भरे गोले का अर्धव्यास दोगुना किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। वायु भरे गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास, वायु भरे गोले का अर्धव्यास बोला है दोगुना किया जाता है, दोगुना किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बोला है तथा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, तथा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि दाब में कमी होगी। दाब में कमी कितनी होगी ये आपको बताना है। दाब में कमी होगी, दाब में कमी होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर यदि वायु भरे गोले का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाता है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो गोले का प्रारंभिक आयतन है वो आपका V1 है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोला है अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाता है। अर्धव्यास का मतलब क्या है त्रिज्या से है। तो जब हम अर्धव्यास को दोगुना कर रहे हैं यानी कि त्रिज्या को दोगुना कर रहे हैं तो हमारा जो आयतन है बढ़ करके V1 से V2 हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई अर्धव्यास यानी त्रिज्या जो है दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पर आपका 2r का होल क्यूब करोगे तो V2 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 4/3 पाई गुणे 8r का होल क्यूब। यहाँ तक सबको क्लियर है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 546 कर दिया जाता है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 546 कर दिया जाता है यानी T1 की वैल्यू आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो 273 ऐड करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 273 केल्विन। ठीक। और T2 की वैल्यू आपका कितना है 546। तो T2 बराबर आपका है 546। तो 546 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो 273 इसमें भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6 3 9 7 4 11 को 1 और 5 2 7 1 8 यानी 819 केल्विन आपका T2 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको दाब में कमी कितनी होगा ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट, क्या मानोगे कि मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा प्रारंभिक दाब है वो हमारा P1 है और जो हमारा अंतिम दाब है वो हमारा क्या है, जो हमारा अंतिम दाब है वो हमारा P2 है। मैंने माना है कि प्रारंभिक दाब हमारा P1 है और जब हम ताप को 0 से 546 कर देते हैं तो अंतिम दाब हमारा P2 हो जाता है। अब आपको फार्मूला पता है कि P1 V1 बटे का T1 बराबर आपका क्या होता है P2 V2 बटे का आपका होता है T2। तो यहाँ पर आप P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू आपको P1 ही लेना है। V1 की वैल्यू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। और T1 की वैल्यू कितना है तो T1 की वैल्यू आपका है 273। ठीक है बराबर P2 की वैल्यू कितना है तो P2 को हम P2 ही लेने वाले हैं क्योंकि P2 माना है। और V2 की वैल्यू कितना है तो V2 की वैल्यू आपका है 4/3 पाई 4/3 पाई इंटू का 8r क्यूब। अब बट्टे का T2 की वैल्यू आपका कितना है 819। अब देखो कटने वाली कौन कौन सी वैल्यू है ध्यान से समझना। ठीक है देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल और क्या कटेगा 273 से 819 को काटोगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब आ जाना आगे, अब आ जाना आगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में केवल और केवल आपको P1 मिल रहा है। लेफ्ट साइड में आपको केवल और केवल P1 मिल रहा है और राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है, राइट साइड में आपको मिल रहा है ऊपर से मिलेगा आपको 8 और नीचे से आपको क्या मिल रहा है 3 और इनटू का आपका है P2 यानी P1 की जो वैल्यू है 8/3 P2 हो गई। अब आपको बताना है कि दाब में कमी होगी, दाब में कितने की कमी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, P2 की वैल्यू निकालोगे तो 3/8 P1 आएगा। तो दाब में कमी निकाल लो तो यहाँ पर लिख लो दाब में कमी, दाब में कमी। तो पहले दाब आपका P1 था, अब दाब कितना हो गया, अब दाब जो है 3/8 P1 हो गया। तो दाब में कमी निकालने के लिए क्या करेंगे P1 माइनस का P2 कर दो तो P1 की वैल्यू आपका P1 ही है। अब P2 की वैल्यू आपने निकालना है 3/8 P1, इसी को कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 5/8 P1। तो इस तरीके से जो आपका दाब में कमी होगी 5/8 P1 होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है तो मूल दाब का 5/8 यानी मूल दाब तो मैंने P1 ही माना था ना, तो मूल दाब का 5/8 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पदार्थ के अणुगत सिद्धांत को पूरी तरह से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो स्क्रीनशॉट खींच करके आप भेज भी सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए